हम लोग अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें 6 प्रॉपर्टीज हैं और ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग पहले यहां पर एक डिटर्मिनेंट लेट करते हैं। लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू, मैं डिटर्मिनेंट को किससे शो कर रहा हूं? डेल्टा से। तो यहां पर 1 2 3 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट हैं 3 2 1, फिर नेक्स्ट रो के एलिमेंट हैं -1 2 -3। ये एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट में। इसमें मैं प्रॉपर्टी देखूं उससे पहले मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करने के लिए मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दूं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहां पर ये 1 एज इट इज रहेगा, इसके इनटू में आएगा -6 -2, फिर यहां पर आएगा -2 ब्रैकेट ओपन, इसमें देखिए तो ये क्या आएगा अब -9, देन -9 के साथ में आएगा +1, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आएगा आगे +3 ब्रैकेट ओपन, इसमें आएगा 3 2 6 ब्रैकेट के अंदर, और ये आएगा -1 × 2 यानी -2, और इसकी साइन चेंज कर देंगे तो +2। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा -8 × 1 दैट इज -8, यहां पर आएगा -9 +1, ये आ जाएगा -8 × -2 दैट इज +16, ये आएगा 8 × 3 दैट इज 24। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये तीनों टर्म्स को सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा प्लस में 32। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 32। मेरे लिए यहाँ पर ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ 32। तो हमने क्या किया अभी तक? जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले एक एग्जांपल ले लिया। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें मैं यहां पर एक और अब डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा 1। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो है डेल्टा, और जो अब मैं नया बना रहा हूं इसको नाम दे रहा हूं डेल्टा 1। ये डिटर्मिनेंट ऑब्टेन कैसे कर रहे हैं? तो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है इसमें जो एलिमेंट रो में है मैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसका मतलब ये जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है इसको हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे सेकेंड कॉलम में। याद करो हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख चुके मैट्रिक्स के अंदर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर ये मैट्रिक्स है, वैसे ही मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, तो हम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करते हैं, वही हम यहां पर वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये -1 2 -3, ये आ चुका डिटर्मिनेंट 1 यानी डेल्टा 1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इफ आई गोज फॉर सॉल्विंग दिस वन, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर भी इसका आंसर क्या आएगा? तो 32 आएगा, जो इसका आ रहा था ओरिजिनल। इट मींस डेल्टा 1 की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी? तो ओरिजिनल जो हमारा डेल्टा है, डिटर्मिनेंट है, उसके इक्वल आएगी। इट मींस ये 32 आएगी। व्हाट डज इट मीन? इस प्रॉपर्टी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो इस प्रॉपर्टी से हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम की वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं तो इससे डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम बनी रहेगी। तो मैं यहीं से अब एक बात कह सकता हूं, ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स
डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो, इसको समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि A एक मैट्रिक्स है और इस A मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 1 2 3 3 2 1 -1 2 -3, यानी हमने यहां पर एक मैट्रिक्स लिख दिया A। अब मैं इसका ट्रांसपोज ऑब्टेन करूंगा तो इसको क्या लिखेंगे, A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे आएगा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब मैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं, तो यहां से ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ऐसे ही मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी दिख चुकी। हम लोग अब देखते हैं इसमें सेकंड प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी को देखने से पहले याद करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखी थी और हमने इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। इसमें भी रो ऑपरेशन 3 थे, याद करो 3 कौन कौन से। फर्स्ट वन था रो को इंटरचेंज करना, किसी एक रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करना। सेकंड क्या था, किसी एक रो के एलिमेंट को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये कैसी स्केलर क्वांटिटी है, तो नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है। एंड थर्ड ऑपरेशन इज Ri टेंड्स टू Ri प्लस K टाइम्स ऑफ Rg। इस प्रकार से हमने यहां पर 3 ऑपरेशंस लिखे थे, ऐसे ही कॉलम के अंदर भी 3 ऑपरेशंस थे। इस प्रकार से 3 ऑपरेशंस कॉलम में थे और 3 ऑपरेशन रो में थे। अब हम लोग इन्हीं ऑपरेशंस के बेस पर यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे, हर एक के ऊपर हम लोग एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अब पहले देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। दिस इज बेस्ड ऑन दिस वन, Ri इंटरचेंज विथ Rg। अब यहां पर आते हैं डिटर्मिनेंट में। हम लोगों ने ये कहां देखा था, मैट्रिक्स में। अब मैं यही चीज कहां अप्लाई कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट में। ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट में यदि मैं रो को इंटरचेंज करता हूं या फिर कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, किसी भी दो रो को या फिर किसी भी दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, इट मींस हम लोग यहां पर ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, Ri इज इंटरचेंज विद Rj, और हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं Ci इज इंटरचेंज विद Cj। अगर हम रो को इंटरचेंज करेंगे तो जो नया हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा 1। मैं इसको ऑब्टेन करता हूं, एक ऑपरेशन लिखते हैं हम लोग इसके लिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं R1 इज इंटरचेंज विद R2। मैं कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकता हूं, R1 को R2 के साथ या फिर मैं R1 को R3 के साथ भी इंटरचेंज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर R1 को R3 से इंटरचेंज करता हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा 1। देखो रो 1 और रो 3 इंटरचेंज हो रही है, तो थर्ड रो के एलिमेंट
आ जाएंगे फर्स्ट रो में, सेकेंड रो हमारा एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट रो के एलिमेंट कहां चले जाएंगे, थर्ड रो में। तो ये हमारे पास अब एक नया डिटरमिनेंट आ चुका। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा के इक्वल आएगी। इट मींस दैट, ध्यान से सुने, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ रही थी उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। इट मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी -32। दिस विल बी गिवन। अब अगर मैं यही वर्कआउट यहां पर करूं कॉलम के लिए तो भी सेम बात होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, इसमें से हम लोग यहां पर C1 को इंटरचेंज करते हैं C2 से, कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर इसको इंटरचेंज किया, इस नए जो डिटरमिनेंट बन रहा है इसको नाम दे देते हैं डेल्टा 2। अब देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 इंटरचेंज हो गए, तो सेकेंड कॉलम पहले आ जाएगा 2 2 2, फर्स्ट कॉलम इसके बाद आएगा 1 3 -1, देन 3 1 3। ये डिटरमिनेंट है कॉलम इंटरचेंज करने के बाद। यहां पर आएगा -3। इसमें अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये भी इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस डेल्टा। यदि मैं रो इंटरचेंज करूं तो भी जो डिटरमिनेंट आएगा वो ओरिजिनल के माइनस से मल्टीप्लाई होकर आएगा, और कॉलम इंटरचेंज करूंगा तो भी यही होगा कि वहां पर जो डिटरमिनेंट आएगा उसको वो कायदे से अब ओरिजिनल के माइनस से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। इट मींस दिस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा। इसी में अब एक और बात ध्यान से देखिए, ये जो डेल्टा 2 है, अब मैं इसके ऊपर एक ऑपरेशन वापस से यही वाला रिपीट कर देता हूं। या तो मैं रो ऑपरेशन लगा दूं या फिर मैं यहां पर कॉलम ऑपरेशन लगा दूं, कोई सा भी ऑपरेशन अप्लाई कर वापस से यही वाला। मैंने यहां पर क्या कहा आपसे, R1 को मैं R3 से इंटरचेंज कर दूं या R1 को मैं R2 से इंटरचेंज कर दूं, और या फिर मैं यहां पर कोई कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर दूं। ओके, ध्यान से सुना, लिसन। हमने मैट्रिक्स में ये कहा था इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कि यदि हम लोग कोई क्वेश्चन में मैट्रिक्स को सॉल्व करते समय, इनवर्स फाइंड करते समय रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम वहां पर पूरे टाइम रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हम कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। ये मैंने आपसे कहा था मैट्रिक्स के अंदर। डिटरमिनेंट के अंदर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर हम लोग इस डिटरमिनेंट के ऊपर पहले मैंने अप्लाई किया कॉलम ऑपरेशन, और अब इसके बाद ये जो डिटरमिनेंट आ रहा है इसके ऊपर मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करूं या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूं, ये मेरी चॉइस है। अब मेरे ऊपर यहां कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं एक बार कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर चुका तो अब पूरे टाइम कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। फिर कह रहा हूं कि कोई कंपल्शन नहीं है कि एक बार कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया तो अब आगे भी कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करना है, ऐसी कंडीशन यहां पर नहीं है। ये कंडीशन कहां थी, मैट्रिक्स में थी इनवर्स फाइंड करने के लिए, और यहां पर ये कंडीशन नहीं है। आपकी चॉइस है कि अब आप यहां पर रो ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहां पर अब रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूं। मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो मेरे पास अब एक नया डेल्टा आएगा जो कि मैं इससे ऑब्टेन करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें ये रो इंटरचेंज की। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट आ जाएंगे सेकेंड रो में, सेकेंड रो के एलिमेंट आ जाएंगे फर्स्ट रो में, और थर्ड रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब मैं जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा 2 के इक्वल आएगा। इस डेल्टा 2 की जो वैल्यू आएगी उसको जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो डेल्टा 3 के इक्वल आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है,
ठीक, अब ना याद करो कि डेल्टा टू खुद क्या है, तो डेल्टा टू खुद क्या है, माइनस डेल्टा के इक्वल है। तो हम लोग इसी को क्या फर्दर लिख सकते हैं कि माइनस एज इट इज, और डेल्टा टू की जगह क्या लिखा हमने, माइनस डेल्टा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा। इट मींस कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ध्यान से देखिए, यदि मैं दो बार इंटरचेंज करूं, एक ही डिटरमिनेंट के अंदर मैं दो बार इंटरचेंज कर दूं, एक बार मैंने एक दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया, उसके बाद मैं वापस से कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, कोई सी भी, तो ये वापस से किसके इक्वल आ जाएगा, ओरिजिनल डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं वापस एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके लिए हम लोग ध्यान से देखिए क्या किया। हम लोग यहां पर इसमें सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि मैं इसके अंदर रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज करता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा डेल्टा 2, इसमें रो 1 चेंज हो गई, यहां पे आएगा -1 2 -3, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो हो गई 1 2 3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। अब मैं वापस से यहां पर इस वाले डिटरमिनेंट में रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, और मैं रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर रहा हूं। यहां पर मैंने रो 1 को रो 3 से किया था, यहां मैं रो 2 को रो 3 से कर रहा हूं। ओके, अब मैं यहां पर जो डिटरमिनेंट ऑब्टेन करूंगा डेल्टा 3, ये जो डिटरमिनेंट आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल डेल्टा। तो दो बार ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये वापस से क्या बन जाएगा, डेल्टा। अब ये जो सेकंड ऑपरेशन है, ये इससे इसका सिर्फ इतना ही रिलेशन है कि यहां पर एक बार आया था तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी बार आया तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई होकर के वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं कि ये R1 और R3 को इंटरचेंज किया तो मुझे वापस से R1 और R3 को ही इंटरचेंज करना होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मैं कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकता हूं, या मैं यहां पर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर C1 इज इंटरचेंज विद C2 करूंगा तो भी आंसर यही आएगा। अगर मैं यहां पर C3 को C2 से इंटरचेंज करूंगा तो भी आंसर यही आएगा, और अगर मैं C3 को C1 से इंटरचेंज करूंगा तो भी आंसर यही आएगा। इट मींस यहां पर मैंने दो रो कौन सी इंटरचेंज करी, इससे कोई मतलब नहीं। इंटरचेंज ऑपरेशन लगाया है तो साइन चेंज होगी, इस पर इंटरचेंज ऑपरेशन लगाया है तो इसके बेस पर यहां पर साइन चेंज होगी, तो ये ओरिजिनल के इक्वल आ जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हमने सेकंड ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं इसमें थर्ड प्रॉपर्टी। तो याद करें वहां पर हम लोगों ने लिखा था ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन में अब मैं यहां पर एक और लेता हूं, R I टेंड्स टू K टाइम्स ऑफ R I, ऐसा लगता है। इसके लिए मैं यहां पर कोई वैल्यू ले लेता हूं, से R2 टेंड्स टू -5 इंटू R2, यानी मैं रो 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास यहां पर एक डेल्टा बनकर तैयार होगा, मैं इसको नाम दे देता हूं डेल्टा 1। ओरिजिनल जो मेरे पास डेल्टा है, अब मैं इसमें फर्स्ट रो एज इट इज मेंटेन करूंगा, सेकेंड रो के जो एलिमेंट हैं इनको -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -15 -10 -5। इसके बाद थर्ड रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो डिटरमिनेंट है वो ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट हमारे पास है डेल्टा, इससे ये -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओरिजिनल डेल्टा का जो डिटरमिनेंट आने वाला है उसके, और ये -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा।
यानी मैं इसको बिना सॉल्व करे इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बता सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ये आएगा -160। कैसे आया? तो -5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 32 से, दैट विल गिव यू -160। ओके, इसमें अब हम लोग कुछ और एड ऑन करते हैं। अगर मैं यहां पर k की जगह पर लेता हूं से 1/5, तो यहां भी क्या होगा, सारे एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे अब 1/5, तो ये आएगा 3/5, 2/5, 1/5। तो यहां पर भी जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी वो भी 1/5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डेटा हो जाएगा, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। इट मींस यहां पर ये हो जाएगा आपके पास 32/5। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू 32 है, तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा 5। तो यहां पर इसी में अब कुछ और एड ऑन करते हैं। लिसन, मैं यहां पर ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, R1 टेंड्स टू -5 टाइम्स ऑफ R1, R2 टेंड्स टू 3 टाइम्स ऑफ R2। ऐसे नहीं, ये दो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। यदि मैं यहां पर ये दो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं तो जो मेरे पास अब ये डिटर्मिनेंट आएगा, मैं इसको नाम देता हूं डेल्टा 1। और ध्यान से देखना, अब ये डेल्टा 1 आएगा कैसे, तो यहां पर ओरिजिनल जो डेटा है मैं इससे वर्कआउट कर रहा हूं। इस ओरिजिनल डेटा में रो 1 के एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -5 से, तो ये आ जाएगा -5, -10, -15। रो 2 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आएगा 9, 6, 3। और थर्ड रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू यहां पर आएगी -5 इंटू 3 इंटू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो देखो, चूंकि मैंने रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी -5 से मल्टीप्लाई होगी। रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगी और ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आएगी। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, -15 इंटू 32। ये ऐसा आ जाएगा -15 इंटू 32। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -480। दिस विल बी द आंसर। बात समझ में आ रही है? क्या किया मैंने, रो 1 को अगर मैंने किसी एक स्केलर क्वांटिटी k1 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को मैंने किसी स्केलर क्वांटिटी k2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो डेल्टा है हमारा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, k1 इंटू k2 इंटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ये होगा। अब अगर मैं रो 3 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, k1, k2, k3 इंटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब आपके मन में आ जाए कि सर अगर मैं तो यहां पर ऑपरेशन लगाता हूं, रो 1 टेंड्स टू -5 टाइम्स ऑफ R1, यानी हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं R1 टेंड्स टू -5 टाइम्स ऑफ R1, और मैं इसके साथ में यहां पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, C1 टेंड्स टू 6 टाइम्स ऑफ C1, ऐसा अप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, तो पहली बात इसमें थोड़ा सा क्या ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग ये दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें जो रो 1 जब मैं इसको वर्कआउट करूंगा, तो इस रो 1 के अंदर ये वाला जो एलिमेंट है ये चेंज हो रहा है। ध्यान से देखना, ये जो रो 1 है इसके सारे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है ये एलिमेंट चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, ये तीनों एलिमेंट चेंज होंगे। अब C1 ऑपरेशन जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये तीनों एलिमेंट चेंज,
तो ये एलिमेंट 1 जो है ये 2 बार चेंज होगा, तो ये ऑपरेशन नहीं चल सकती, एक साथ अप्लाई नहीं हो सकती। ओके, ऐसा नहीं करेंगे, ये टेक्निकली गलत है। आप कहोगे सर मैं ध्यान रखूंगा कि भाई ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है, पहले मैं -5 से कर दिया और फिर 6 से कर दिया, तो -30 आ गया। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख देते हैं -30। भाई 2 बार मल्टीप्लाई हुआ ना, तो हमने इसको क्या लिख दिया -30। फिर इसको हमने क्या किया, तो हमने इसको -5 से ही मल्टीप्लाई करा, तो -10, इसको -5 से मल्टीप्लाई किया -15। इसके बाद अब ये फर्स्ट कॉलम के अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 18 एंड दिस वन इज -6, और यहां पर बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, 2 2 1 एंड -3। मेरे साथ ये हो गया, ये हो तो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर भी आएगा, सही आएगा, पर ये टेक्निकली गलत है। हम टेक्निकली ऐसा नहीं करेंगे, ये परमिटेड नहीं है। क्या चीज परमिटेड नहीं है, अगर कोई एलिमेंट एक ऑपरेशन के अंदर आ रहा है तो वही एलिमेंट दूसरे ऑपरेशन पे वापस नहीं आना चाहिए। इसमें चेंज आ रहा है तो मैं इसी को यहां पर वापस से यूज नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत है। ओके, इसी थर्ड प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम एक और खास बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं, R1 को हम लोगों ने K से मल्टीप्लाई किया, R2 को भी हमने K से मल्टीप्लाई किया, एंड R3 को भी हमने K से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर जो हमारे पास जो नया डेल्टा बनेगा ये क्या आएगा, तो देखो ये सबको K से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा K, 2K, 3K। नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंड रो में 3K, 2K, K। थर्ड रो में आएगा -K, 2K, -3K। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी K इंटू K इंटू K इंटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कॉन्सेप्चुअल बेस चल रही है, ठीक है। यहां पर इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, K⁻³ इंटू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, अब यहां पर हम लोग याद करें, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, एक रिमार्क मैंने आपको बताया था। क्या था ये रिमार्क, तो इफ A इज इक्वल्स टू B है, या A इज इक्वल्स टू K इंटू B है। A एक मैट्रिक्स है, ये A क्या है, एक मैट्रिक्स है, और B भी क्या है, एक मैट्रिक्स है, और मैं A इज इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं, KB, K इंटू B। K यहां पर क्या है, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलेगा, तो हमने कहा था दिस इज इक्वल्स टू K⁻n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये ऐसे फाइंड होगा, जहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस। अब देखो यही चीज यहां हो रही है, हम लोग अगर सभी रो को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने मैट्रिक्स B को पूरे को K से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कह लो ये मैट्रिक्स B है और ये मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स फॉर्म में ले लो, तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स B के सारे एलिमेंट को हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू K⁻n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। यही चीज यहां हो रही है। तो इसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टी है इसी पर बेस्ड होकर के ये रिमार्क आया है। तो यहां पर 3 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। इसी में अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी।
टेंड्स टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जी, या फिर हम लोग यहां पर अप्लाई करें सी आई टेंड्स टू सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जी। वैसे ही यहां पर भी क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, और सी आई टेंड्स टू के टाइम्स ऑफ सी आई। ठीक, तो यहां पर देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर, इसमें यदि हम लोग कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, से हम लोग यहां लिख रहे हैं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इसमें मैंने k की वैल्यू कितनी ले ली है 1, तो इसमें यहां पर मेरा जो ये डेल्टा बनेगा, मैंने इसको नाम दे दिया डेल्टा 1। देखो कौन से रो में चेंज आएगा, रो 1 में, तो रो 2 और रो 3 एज इट इज रहेगी, तो 3 2 1 ये एज इट इज, -1 2 -3 ये एज इट इज। अब हम लोग इन दोनों रो को ऐड करेंगे, R1 और R2 के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, ये ऐसा आ जाएगा। अब मैं यहां पर जब इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिए, ये डेल्टा 1 आ गया, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू ओरिजिनल डेल्टा के इक्वल आएगी, और इस ऑपरेशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर कह रहा हूं इस वैल्यू से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर मैं कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करूंगा तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस अगर मैं यहां पर लिखता हूं C2 टेंड्स टू C2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ C3, अब मैं यहां पर जो डेल्टा 2 आएगा वो आप फाइंड कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल डेल्टा के इक्वल आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप कहोगे सर मैं यहां माइनस कर देता हूं तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, आप k की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखो, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं। 6 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से हम लोग 4 प्रॉपर्टीज अभी तक देख चुके हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कि इन चारों प्रॉपर्टीज में हमने क्या बात करी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा था कि अगर हम लोग इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा कि अगर हम लोग यहां पर 2 रो को इंटरचेंज कर दें या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जो डिटरमिनेंट आएगा ये डेल्टा के माइनस से मल्टीप्लाई होकर आएगा, यानी माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि अगर हम लोग यहां पर किसी एक रो के एलिमेंट को किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक रो के, तो जो हमारे पास यहां डिटरमिनेंट आएगा ये भी k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट होगा। इसी में फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि हम लोग इसी में फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि हम लोग अगर यहां पर इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं से, तो यहां पर जो डेल्टा आएगा, डेल्टा 1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा होगा, यानी उस डेल्टा 1 की वैल्यू भी वही आएगी जो ओरिजिनल डेल्टा की है। इतना हम लोग यहां पर देख चुके हैं। अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए मैं यहां पर एग्जांपल दूसरा लेता हूं। इसमें हम लोग लेते हैं से लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 3 2 -1। अब देखो यहां पर इसमें दो फर्स्ट रो और सेकंड रो इनकी एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट्स कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। अगर एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। ऐसे ही अगर यहां पर मान लो हम लोग कोई डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं जिसमें दो कॉलम के डिटरमिनेंट, दो कॉलम की वैल्यू सेम है।
फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, सेकेंड कॉलम की वैल्यू भी है 1 2 3, और सॉरी थर्ड कॉलम की वैल्यू है 1 2 3, और सेकेंड कॉलम की वैल्यू है से 3 -1 2। ऐसा है तो इसको सॉल्व करने पर भी ये 0 आएगा। दो कॉलम भी अगर आइडेंटिकल हैं तो इसको सॉल्व करने पर 0 आएगा। दो रो आइडेंटिकल हैं, कोई से भी दो रो तो भी 0 आएगा, और कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो भी 0 आएगा। तो यहां पे हमने इसमें बेसिक बातचीत कर ली फिफ्थ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है? इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल है देन डिटर्मिनेंट इज 0। यदि आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसी में कुछ और एड ऑन करता है। से हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 4, सेकेंड रो में एलिमेंट्स हैं से -2 -4 -8, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं से 3 2 1, इस प्रकार से। अब आप देखो यहां पर जो रो 1 और रो 2 है ये आइडेंटिकल नहीं है पर ये प्रपोर्शनेट है। अब मैं यहां पर एक और वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये प्रपोर्शनेट है। ये आइडेंटिकल नहीं है पर ये कैसे हैं? प्रपोर्शनेट है। प्रपोर्शनेट होने का मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड रो के एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सेकेंड रो के एलिमेंट फर्स्ट रो के प्रपोर्शनेट है। ओके, तो अब देखो मैं इसी को वापस से इस डिटर्मिनेंट को लिख रहा हूं। ध्यान से लिखना, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रो तो एज इट इज लिखा मैंने। अब मैं सेकेंड रो के एलिमेंट को लिख रहा हूं -2 × 1, फर्स्ट एलिमेंट को। सेकेंड एलिमेंट को लिखेंगे -2 × 2, और थर्ड एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे -2 × 4। फिर यहां पर देखेंगे 3 2 1 है, ये एज इट इज है। ओके, अब देखो यहां पर हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी पर आते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी में मैंने क्या कहा था कि अगर हम लोग इसमें किसी भी एक रो को k से नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी क्या हो जाएगा? k टाइम्स हो जाएगा। ऐसा कहा था मैंने। अब मैं यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करता हूं। मैं इस वाले डिटर्मिनेंट में जो रो 2 है, रो 2, ओके, इस पूरे रो 2 को में से, इस रो 2 में से मैं -2 कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं? -2 कॉमन ले रहा हूं। तो देखो मैं इसके लिए, अब यहां ध्यान देना, मैं इसके लिए ऐसा लिख सकता हूं R2 टेंड्स टू -2 टाइम्स ऑफ R2। सॉरी, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। हमने इसके लिए, मैं यहां पर इसमें
हम लोग देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये जो आपके पास आ रहा है सेकेंड रो में -2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो मैं इस पूरे डिटर्मिनेंट में से -2 इस सेकेंड रो में से कॉमन लिखूंगा। इसको मैं लिखूंगा -2 बाहर, और यहां पर फर्स्ट रो आएगा वही 1 2 4 एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज आएगा, और सेकेंड रो में से -2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 2 4। अब देखो ये बन चुका आपका आइडेंटिकल। तो जो चीज आपकी प्रोपोर्शनेट है हम उसको आइडेंटिकल बना सकते हैं, कैसे, तो वो फैक्टर कॉमन लेकर के, और फिर अब हम ये कह सकते हैं कि ये आइडेंटिकल हो गया, इस कारण से वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहां पर फिफ्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी के लिए हम लोग यहां पर एक डिटरमिनेंट लेते हैं। इसमें एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट a1 प्लस x1, नेक्स्ट है a2 प्लस x2, नेक्स्ट इज a3 प्लस x3। ऐसे ही सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं b1 प्लस y1, b2 प्लस y2 एंड b3 प्लस y3। थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं c1 प्लस z1 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास डिटरमिनेंट है। अब हम लोग इस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग इसको दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर रहे हैं। देखो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो मैं सभी एलिमेंट्स के फर्स्ट पार्ट को पिक करूंगा फर्स्ट डिटरमिनेंट को फॉर्म करने के लिए। तो देखो यहां पर इस एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट a1 a2 a3, इस वाले में फर्स्ट पार्ट b1 b2 b3। फिर कह रहा हूं कि फर्स्ट डिटरमिनेंट को फॉर्म करने के लिए क्या किया मैंने, सभी एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट पिक किया। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डिटरमिनेंट। और अब यहां पर मैं सेकंड जो डिटरमिनेंट फॉर्म करूंगा वो कैसे करूंगा, तो सभी एलिमेंट के सेकंड पार्ट को पिक करके हम लोग यहां पर इसको बनाएंगे सेकंड डिटरमिनेंट। तो हमने यहां पे इसको दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर दिया। दिस इज योर सिक्स्थ प्रॉब्लम। एक डिटरमिनेंट को एक से ज्यादा डिटरमिनेंट में हमने उसको स्प्लिट किया। इसी में अब कुछ और नई बातें ऐड ऑन करते हैं। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, अब इसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं। मान लो कि हमारे पास यहां पर सिर्फ इस सेकंड कॉलम के अंदर ही दो दो एलिमेंट हैं, बाकी सब में सिंगल एलिमेंट है। इस प्रकार से क्या हम इसको भी दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, तो आंसर है यस। कैसे करेंगे, तो हम लोग अगेन फर्स्ट डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे, तो सबका फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे। आप कहोगे सर यहां पर तो एक ही एलिमेंट है, तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट माना जाएगा और हम ये सब एज इट इज नोट कर लेंगे। a1 a2 a3 ये एज इट इज, c1 c2 c3 ये भी एज इट इज, ओके। और इसका हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे यहां पर। अब जब सेकेंड हम लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तो यहां पर एज इट इज आएगा। देखो यहां पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज आएगा, क्योंकि इसमें सेकेंड एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लोग यहां पर a1 a2 a3 ही लेंगे, ये एज इट इज आएगा। यहां भी c1 c2 और c3 ये भी एज इट इज आएगा। अब ये जो यहां पर आपके पास सेकेंड एलिमेंट है, इनमें हम लोग यहां पर क्या करेंगे, y1 y2 y3 ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो यहां पर,
तो ध्यान से देखिए क्या किया हमने, इसको स्प्लिट किया। तो स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट डिटरमिनेंट के अंदर कैसे किया वर्कआउट, तो जो कॉलम के पास सिंगल वैल्यू है वो कॉलम हमने पहले एज इट इज नोट कर लिया। इस वाले कॉलम के अंदर दो वैल्यूज थी, हर एक एलिमेंट के पास दो वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट वैल्यूज हमने यहां पर ली, सभी एलिमेंट की फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड डिटरमिनेंट में क्या किया, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज है, सेकेंड कॉलम के अंदर हमने सेकेंड वैल्यू यहां पर प्लेस कर दी। इस प्रकार से इसको दो डिटरमिनेंट में डिवाइड कर दिया। ये 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं पर बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है 4.2। फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है और ये सारी प्रॉपर्टीज आप लर्न करें और हम लोग इसको नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Now start writing.